अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस किया था और उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक टेबल लिखा था वो टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मैं जो है एक मॉलिक्यूल डिस्कशन इस पर करता हूँ। मैंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ये सारे डिस्कशन की है। मैं एक और मॉलिक्यूल जो कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा डिस्कस उस पर करता हूँ। और वो है, लेट सपोज जो है कि अगर आप लोग देखें कार्बोनाइल कंपाउंड हो, कार्बोनाइल जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे जो है हम इसको नोमेनक्लेचर में इसके तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखें तो ये 1s2 है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 जो है 2s2 है। और यहाँ पे ये 2px 2py और ये 2pz ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, कार्बन के साथ। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 1s2 है। नो यहाँ पे ये 2s2 ऑर्बिटल है। और ये जो है अगर आप देखिए ऑक्सीजन के लिए तो 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और ये जो है अगर आप देखें तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ये ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप देखें तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जब एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसी तरह ये भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो एक कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो कार्बन के 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 जो है इसकी क्या है, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। 1s सिग्मा स्टार, यहाँ पे 2s सिग्मा और ये 2s सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। अगर आप देखें अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो है अगर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये बिल्कुल एम्प्टी कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें 6 माइनस जो है 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप लोग देखें तो ये 6 है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये बॉन्ड ऑर्डर जो है इसके लिए क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये जो है 6 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, इसमें हम दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। और ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। डायामैग्नेटिक, द कंपाउंड इज नोन एज डायामैग्नेटिक कंपाउंड, ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो ये एक जनरल हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आप जो है जिस एटम से ये बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करें और दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और फिर ऑर्बिटल की मिक्सिंग करें और ओवरलैपिंग करें और उससे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसके लिए ड्रा करें। ऑल्दो ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है आप लोगों के पास क्या है, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ये शो करता है। नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ एमओटी थ्योरी। तो मेरे ख्याल में जो है ये सिग्निफिकेंस में जो है हम जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में जो है ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो सिग्निफिकेंस है उसमें पहला पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी के बॉन्ड फिजिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड की फिजिबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 तो देयर इज नो फिजिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट हो इट मींस द बॉन्ड इज फिजिबल। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है फ्रैक्शन भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर जो है आप लोगों के पास होल नंबर में भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने डिस्कशन किया था कि द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव करता हूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करता है। कि जितने बॉन्डिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज होते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। लेकिन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इट एक्सप्लेन, बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है।
इन द फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो हम डिस्कशन करते हैं इसके, तो द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द सम स्पीशीज, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्क्राइब फ्रॉम द पैरामैग्नेटिक ऑफ मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिज्म कैन बी डिस्क्राइब, मींस द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिस्क्राइब बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मोटी थ्योरी के जरिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें जो है द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द ऑक्सीजन को भी एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिज्म जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल जो है कि मॉलिक्यूलर पैरामैग्नेटिक नेचर को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन करते हैं, यहाँ पे जो है आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। उसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ आते हैं। तो ये एक जनरल जो है इसके कुछ सिग्निफिकेंस पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं एंड दैट इज बॉन्ड एनर्जी, दैट इज नोन एज अ बॉन्ड एनर्जीज। तो बॉन्ड एनर्जीज को डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड एनर्जीज क्या है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें जो है हम ये डिस्कशन करते हैं कि ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है हम लेते हैं एंड इफ वी हैव टू ऐड 400 जो है 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें ऐड करता हूं, मोल किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें ऐड करता हूं। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे अगर मैं यहां पे 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस लेता हूं तो यू हैव टू ऐड 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें ऐड करनी है। यहां पे ये 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम में। 1 मोल ऑफ द यहां पे जो है अगर मैं लेता हूं ब्रोमीन तो इट इज जो है वी नीड 193 जो है 193 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है मुझे रिक्वायर्ड है 193। So it will be converted into 2 mole of bromine atom में ये कन्वर्ट होता है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे मैं एक डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required to break all bonds, in 1 mole of a substance, 1 mole of a substance. So that amount of energy is known as, इसको हम क्या कहते हैं, bond enthalpy कहते हैं, bond energy कहते हैं। It is known as bond enthalpy। ये endothermic process, bond breaking endothermic process है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग ये जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें मैं एनर्जी ऐड कर रहा हूं तो इसको डिस्क्राइब करते हैं विद द पॉजिटिव एंथैल्पी। इट इज डिस्क्राइब एज अ पॉजिटिव एंथैल्पी से इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं क्या लिखूं यहां पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेता हूं एंड इट कंबाइन विद द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, it is converted into 1 mole of hydrogen molecule। ये प्रोसेस रिवर्स कर लेता हूं तो यहां पे जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी या बॉन्ड रिएक्शन की एंथैल्पी होगी दैट विल बी इक्वल टू -436 किलो जूल पर मोल एनर्जी, -436 किलो जूल, ये माइनस साइन है। अगर मैं 2 क्लोरीन एटम लेता हूं या बल्कि 2 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल तो यहां पे जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -292 किलो जूल पर मोल है। तो हम बॉन्ड एंथैल्पी को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से तो जो मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, प्लीज ध्यान में रखिए, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी इसको कहते हैं। तो मतलब क्या है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ये एंडो भी है और ये एक्सो, दोनों से इसकी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो
तो यू हैव टू डिस्क्राइब बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है, ये दोनों इसके लिए यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, बॉन्ड एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक, ये दोनों प्रोसेस जो है इसके लिए एक्सप्रेशन इसके लिए कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट को लिखूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इट इज इक्वल टू 2 ग्राम, ये 2 ग्राम के बराबर है, और यहां पे जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है 2 मोल, मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर, इट ऑक्युपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल है। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस 2 ग्राम हो, 2 ग्राम का मतलब है एवोगाड्रो नंबर, इसका मतलब है 22.4 dm³। अगर आप इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो यहां पे जितने भी बॉन्ड्स होंगे सबके सब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को डिकम्पोज करके बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो अगर आप लोग देखें तो इतनी एनर्जी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो तो 10 टाइम इंक्रीज। अगर मैं यहां पे 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो तो 100 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, 100 टाइम इंक्रीज, तो ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा 100। और अगर मैं यहां पे कहूं कि 1000 जो है मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो तो ये 1000 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अगर आप लोग ये एक रिलेशन, ये मोल और एनर्जी का रिलेशन है, मोल और एनर्जी का रिलेशन है। अगर आप यहां पे देखें तो ये 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम मींस 1 मोल, तो इट मींस कि 1 मोल के ये बराबर है तो 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास 20 ग्राम है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि मेरे पास 100 ग्राम है तो यह इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए। तो 2 ग्राम के लिए फिक्स है, बाकी जो है आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाए। अगर मैं ये कहूं कि 1 kg मेरे पास हाइड्रोजन है, 1000 ग्राम है, तो ये इसकी क्या एनर्जी होगी, तो उनको डिकम्पोज की बॉन्ड एंथैल्पी इसके बराबर होगी 1 kg के लिए। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर है, तो उनको डिकम्पोज करेंगे 436 किलो जूल पर मोल, यही एनर्जी है। 1 एवोगाड्रो नंबर के लिए इतनी चाहिए, तो 10 एवोगाड्रो के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 100 एवोगाड्रो नंबर के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, और उसको डिकम्पोज 1000 एवोगाड्रो नंबर को डिकम्पोज करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए। वी कैन इजीली फाइंड बाय जस्ट ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये एक अनदर रिलेशन है जिसमें नंबर और जो है एनर्जी का रिलेशन है। 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को डिकम्पोज करने के लिए 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी के बराबर है, इतनी एनर्जी चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि 22.4 dm³ डेसिमल को खत्म कर लिया, कितनी एनर्जी चाहिए, ये रेफरेंस है, ये इस तरह जिस तरह ये डेसिमल खत्म करे तो यहां पे भी डेसिमल लगाएं, मतलब डेसिमल लगे यहां पे 0 आ जाएगा। ओके, इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 100 dm³ है तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि 1000 dm³ के लिए 10,000 dm³ के लिए मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यू कैन इजीली फाइंड। ये एक अनदर रिलेशन है बॉन्ड एंथैल्पी के लिए। कि मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर आप लोग देखें तो यहां पे हाइड्रोजन, तो अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसकी तरफ अभी हम आते हैं, और वो ये है कि लेट्स सपोज एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 6.023 या 2 × 10⁻²3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इतने मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को डिकम्पोज करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 6.022 × 10⁻²3, और यहां पे ये 6.022 × 10⁻²3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को डिकम्पोज करने के लिए 436 किलो जूल पर मोल पर एवोगाड्रो नंबर इतनी एनर्जी मुझे चाहिए। ये आप प्रीवियस पेपर अगर आप 18 के ईटा के पेपर में देखिए, ये क्वेश्चन प्रेजेंट है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अ सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी इसके बराबर है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी इसके बराबर है। अ सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब है क्या कि यहां पे आप लोगों के पास ये 2 एटॉमिक मास यूनिट हो। 2 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि जिसमें 436 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर होगा। 436 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर जो है, अगर आप लोग देखें तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी है। तो आप याद रखें
कि अ सिंगल मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन की एनर्जी, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन की एनर्जी अगर मैं यहां पे लिख देता हूं तो 1 मोल मींस एवोगाड्रो नंबर 6.022 and 10 raised to power 23. We need 242 किलो जूल पर मोल, ये क्लोरीन के लिए एनर्जी है, मैंने लिखी वैल्यू। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यहां पे सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ये क्लोरीन है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करता हूं तो ये 10 raised to power 23, यहां पे जो है ये 6.022 and 10 raised to power 23 होगा। A single molecule of chlorine को we need 242 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय 6.022 and 10 raised to power 23, तो ये 242 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। ये एवोगाड्रो नंबर के क्या है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। अगर आप इसको देखें तो ये एवोगाड्रो नंबर के यहां पे इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूं, अगर आप लोग देखें तो किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी, मॉलिक्यूल अ सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी, अ सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी, जब एक मॉलिक्यूल हो उसकी एनर्जी क्या होगी? नो दैट विल बी इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ, जो है नंबर एवोगाड्रो नंबर पे इसको डिवाइड करें तो यहां पे जो है बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू द वन मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी। तो अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी 436 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर है। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें तो 242 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर में किलोजोल पर मोल इग्नोर कर रहा हूं, बस किलोजोल पर मोल, और यहां पे ये किलोजोल पर मोल, बस मैं यूनिट को, अगर मैं अ सिंगल फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो 158 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की ये है। अगर मैं ब्रोमीन की लिखता हूं तो ब्रोमीन 193 किलोजोल पर मोल, और अगर आप लोग देखें तो यहां पे एवोगाड्रो नंबर पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई। अ सिंगल मॉलिक्यूल एनर्जी इज इक्वल टू, अ सिंगल मॉलिक्यूलर एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो है अगर आप लोग देखें तो इसके बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम से बना है। इसका मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो है 436 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो एक हाइड्रोजन एनर्जी की, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी? तो इस 2 को यहां से क्रॉस करें तो अ सिंगल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी 436 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। ये अगर आप लोग देखिए एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इसके बराबर है। मॉलिक्यूल की एनर्जी 436 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर है, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इसके बराबर है। ओके, अ सिंगल क्लोरीन एटम की एनर्जी को अगर मैं लिखता हूं, अ सिंगल क्लोरीन एटम की एनर्जी को अगर मैं लिखता हूं, अ सिंगल क्लोरीन एटम की एनर्जी अगर मैं लिखता हूं तो इट मींस 242 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। अ सिंगल फ्लोरीन एटम की एनर्जी अगर मैं लिखता हूं तो ये 158 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। अ सिंगल जो है अगर आप लोग देखिए ब्रोमीन एटम की एनर्जी अगर है तो दैट इज इक्वल टू 193 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो ये एक एटम की एनर्जी इसके बराबर है, एक एटम की एनर्जी। अ सिंगल एटम की एनर्जी, अ सिंगल एटम की एनर्जी, अ सिंगल एटम की एनर्जी, ये अगर आप लोग देखिए तो ये इसके बराबर है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ये इसके बराबर है। ओके, अगर आप लोग देखें तो यहां पे एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो मैंने यहां पे एक्सप्रेशन की है, तो अगर आप इनका रेशियो निकालें 436 डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर, और इस तरह 242 डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर, इसी तरह 158, तो मैं बस जनरली जो है कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दूं कि ये मेरे पास एक अनदर मॉलिक्यूल है HCl, ये एक हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है और ये एक क्लोरीन एटम से बना HCl। अच्छा, इस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी 436 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर इसके बराबर है, इस एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी। और इस क्लोरीन एटम की एनर्जी जो है ये 242 किलोजोल पर मोल डिवाइड बाय 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। इन दोनों का रेशियो निकालें। अगर आप लोग देखें तो ये एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी और ये एक क्लोरीन एटम की एनर्जी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्या है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं
कि ये मेरे पास HCl की एनर्जी के बराबर होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl के बराबर होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl की जो एनर्जी है वो इसके बराबर होगा। जब मैं इनका रेशो निकाल लेता हूं, इसका रेशो निकाल, दोनों को सम अप करता हूं, तो इट इज राउंड अबाउट इक्वल टू 55.6 एंड 10⁻⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल 55 जो है यहाँ पे 6 या 55 पॉइंट राउंड अबाउट जो है 9, 55.9 इंटू 10⁻⁻24 जो है -23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल की बात करता हूं। ये मैंने कैलकुलेशन की है, ये मैंने क्या किया है, कैलकुलेट की है, एक एटम की एनर्जी फाइंड की है, दूसरे एटम की एनर्जी फाइंड की है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 55.9 इन 10⁻⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। अब मैं एक्सपेरिमेंटल फाइंड करता हूं, तो मैं यहां पे एक अनदर पॉइंट की तरफ आता हूं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करता हूं। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करता हूं तो दैट इज इक्वल टू 72.2। ये 72 है, 72.2 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल के बराबर है। आप इन दोनों में डिफरेंस को देखें, ये डिफरेंस राउंड अबाउट 16 का डिफरेंस बन रहा है, राउंड अबाउट अप्रॉक्सिमेटली इक्विवेलेंट टू एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो 16 का डिफरेंस है। 72 ज्यादा है, 55 कम है। इसका मतलब ये हो कि एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड, जो मैंने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी से जो है ये इसकी वैल्यू ज्यादा है। कैलकुलेटेड वैल्यू कम, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा है। रीजन क्या है? यहां पे हाइड्रोजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई विल स्ट्रांगली होल्ड ईच अदर। जब एक दूसरे को होल्ड करेंगे स्ट्रांगली तो फिर ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो कैलकुलेटेड वैल्यू से जो है कैलकुलेटेड वैल्यू कम और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये ज्यादा। तो कंक्लूजन ये है कि बॉन्ड एंथैल्पी इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एक एटम की एनर्जी फाइंड करे, दूसरे एटम की एनर्जी फाइंड करे, दोनों को सम अप करो और आप एक्सपेरिमेंटल नहीं, इस तरह नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो बॉन्ड एंथैल्पी, अगर आप लोग देखें बॉन्ड एंथैल्पी, इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज जो है एक क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल, इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये एक एक्सपेरिमेंटल, इट इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मैं इसके बाद जो है अगर आप लोग देखें इन ही मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, तो HCl की एनर्जी को अगर आप लोग देखें तो इस एनर्जी से एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेटेड की बात कर रहा हूं, कैलकुलेटेड बॉन्ड एंथैल्पी। अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, Now that energy is equal to a single molecule of HCl की जो एनर्जी है, that is equal to 55.9 10⁻⁻23 ये किलो जूल पर मॉलिक्यूल इसकी वैल्यू है। अगर एक HCl की इतनी है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ HCl मींस 1 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी किसके बराबर होगी? तो ये इसके साथ क्रॉस करते हैं, ये एनर्जी क्या करते हैं, इसके साथ क्रॉस करता हूं। तो जब ये एनर्जी और ये एवोगाड्रो नंबर के साथ क्रॉस होते हैं तो क्रॉस मोल जो है, जिसको हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये 1 मोल है, तो ये इसके साथ जब क्रॉस हो जाएगा तो ये 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड 55.9 10⁻⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। अगर आप लोग देखें तो जब ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड होंगे तो this value is approximately equivalent to ये जो है राउंड अबाउट जो है अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस वैल्यू इज राउंड अबाउट जो है ये 230 किलो जूल पर मोल के बराबर है, 230 किलो जूल पर मोल के बराबर है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, नॉट कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी को अगर आप क्या करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी में 1 मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को इसी तरह कैलकुलेट करें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं, 430 किलो जूल पर मोल के बराबर है। 430 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ग्रेटर, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये लेसर है। इन दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस को फाइंड आउट करें
So the difference of energy between these two experimental minus calculated, that is round about equal to 200 के बराबर है. 200 डिफरेंस आ रहा है. ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इससे मैंने क्या कहा कि बॉन्ड एंथैल्पी इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी जिसमें एक की एनर्जी एटम की फाइंड करें दूसरे एटम की और आप सम अप करें और आप ये कहें कि मेरे पास बॉन्ड एंथैल्पी नहीं, इस तरह नहीं है. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ये 200 का डिफरेंस जो है यहां पे आ रहा है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के बुक में एक टेबल गिवन है और उस टेबल में जो है अगर हम देखें और वहां पे जो कैलकुलेशंस है, डिफरेंट कैलकुलेशन कि यहां पे जो है ये HF है, यहां पे HCl है, यहां पे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यहां पे हाइड्रो आयोडिक एसिड है. ये जो है अगर आप देखें तो ये एक टेबल आप लोगों के बुक में गिवन है और इसमें जो है एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और एक जो है डिफरेंस है, डिफरेंस. तो जो कैलकुलेटेड बस इस वैल्यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पे जो इन दोनों के दरमियान HF के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करूं, now this difference is equal to 274. अगर मैं इन दोनों के लिए HCl के लिए कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस फाइंड करूं तो दैट इज इक्वल टू 200. अगर मैं यहां पे HBr के लिए एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू को डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं तो इट इज इक्वल टू 55. और अगर मैं HI के लिए और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को फाइंड आउट करता हूं तो ये अराउंड अबाउट 8 के बराबर होता है. अगर आप लोग देखिए एक्सपेरिमेंटल तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इंक्रीज होता है, देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू आल्सो इंक्रीज होता है. कंक्लूजन ये है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, डिफरेंस बिटवीन two nuclei increases, between two nuclei increases. अगर ये increase होते हैं then the electronegative difference between the two nuclei increase होते हैं, then the difference of energy also जो है ये क्या होती है, increase होती है. also energy between experimental and calculated are also increases, ये भी increase होते हैं. तो it also increases. तो ये अगर आप लोग देखिए एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इंक्रीजेस, देन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू आल्सो इंक्रीज होता है. तो ये अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है. अच्छा, कौन कौन से फैक्टर जो है वो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, कौन कौन से फैक्टर जो है द बॉन्ड एंथैल्पी. तो पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इंक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज. तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहां पे जो है कम है, तो यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी कम, यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है. तो इसी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी HF की ज्यादा देन HCl, HCl की ज्यादा देन HBr, HBr की ज्यादा देन द HI. So which of the following bond is thermodynamically more stable is HF. In the type of bond that is thermodynamically unstable is HI है. ये सेकंड पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो मैं यहां पे जो है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर जितना इंक्रीज होता है बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है. ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है. तो जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज. तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्ट रिलेशन है. बॉन्ड एनर्जी जितनी है आप लोगों के पास और बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्ट जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है. द थर्ड पॉइंट अगर हम यहां पे देखें तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इसके लिए यहां पे एक्सप्रेशन करना था. द थर्ड पॉइंट ये है कि साइज ऑफ एटम जो है, साइज ऑफ एटम जितना स्मॉल होता है बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, और साइज ऑफ द एटम जितना ज्यादा होता है तो साइज ऑफ द एटम और बॉन्ड एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है कि बॉन्ड साइज है, एक साइज जितना स्मॉल होगा न्यूक्लियर एक दूसरे को स्टाइलली होल्ड करेंगे, और साइज जितना बड़ा होता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है. तो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. तो यहां पे आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है. लेकिन अगर आप लोग गौर से देखें तो ये स्मॉल साइज जो है, स्मॉल साइज इसमें एक्सेप्शन भी है, फ्लोरीन के केस में एक्सेप्शन है.
अगर आप लोग देखें तो फ्लोरीन का साइज तो कम है, लेकिन उसका ट्रेंड क्या है, क्लोरीन हैव मोर देन द ब्रोमीन, ब्रोमीन हैव मोर देन द फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन हैव मोर देन द आयोडीन। उसका रीजन आप लोगों को पता होगा कि फ्लोरीन में यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पे ये फ्लोरीन ये स्मॉल साइज के, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है, ये अनस्टेबल हो जाता है, ये बॉन्ड आसानी के साथ टूट जाता है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए है। रीजन बस सिर्फ ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे डिस्टेबलाइज करते हैं। द फोर्थ पॉइंट, एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो जिस बॉन्ड में एस कैरेक्टर जो है, आप लोगों के पास एक बॉन्ड है वो sp3 ओवरलैप से बना हुआ है, एक बॉन्ड जो है वो sp2 ओवरलैप से बना हुआ है, और एक बॉन्ड जो है वो sp ओवरलैप से, एस कैरेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है। एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, बॉन्ड एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। तो जो बॉन्ड sp ओवरलैप से बना हुआ है, sp2 से, और यहां पे sp2 ओवरलैप इज मोर स्टेबल देन sp3। तो एस कैरेक्टर जितने इंक्रीज होते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी जो है आप लोगों के पास क्या होती है, ये इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करते हैं। बॉन्ड लेंथ ये एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है, इसको जो है डिस्कशन इस पे करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो है ये भी एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, कि यहाँ पे इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, भी इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई। ये अगर आप देखें एक न्यूक्लियाई है और ये न्यूक्लियाई है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो इसको जो है, क्योंकि न्यूक्लियाई स्टैटिक फॉर्म में नहीं होते, ये जो है क्या होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो, ये दे आर नॉट स्टैटिक बॉन्ड नहीं होता है, ये बॉन्ड जो है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो इसलिए इसको इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस से भी डिस्कशन करते हैं कि इट इज द इंटर जो है अगर हम देखें तो इसको इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between two covalently bonded nuclei. Bonded nuclei is known as a bond length. इसको bond length कहते हैं. The internuclear equilibrium distance between two covalently bonded nuclei is known as bond length. इसको bond length कहते हैं. It is determined experimentally. It is determined by XRD techniques. X-rays diffraction के जरिए इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं. इसके लिए जो यूनिट यूज होता है तो मोस्टली पाइकोमीटर जो है, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है माइक्रोमीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के जो लेंथ हैं एक्सेट्रा, ये इसके लिए यूज़ करते हैं. तो पाइकोमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर जो है ये इनके यूनिट, और ये XRD टेक्निक ये एक्सपेरिमेंटल इसके जरिए डिटर्मिन होते हैं. और बॉन्ड आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर जो एटम्स होते हैं तो इनकी जो कोई जो है मतलब ये कि फिक्स बाउंड्रीज नहीं होते. ये तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ तक प्रेजेंट होते हैं तो इनकी फिक्स बाउंड्रीज नहीं होते. तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन करता हूँ कि द इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के, लेट्स सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय XRD टेक्निक. इट इज इक्वल टू 74 पाइकोमीटर के बराबर है. अगर आप लोग देखें ये 74 पाइकोमीटर जो है यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है ये 154 पाइकोमीटर के बराबर है. सिलिकॉन सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है इट इज इक्वल टू 236 पाइकोमीटर के बराबर है. तो ये जनरल जो है कि ये है कि इट इज द इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई. द इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई इज नोन एज इसको हम बॉन्ड लेंथ से डिस्क्राइब करते हैं. ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है. अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है जो बॉन्ड लेंथ है तो ये इस कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट करता है. तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. अगर हम यहाँ पे डिस्कशन का मतलब करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है जितना इंक्रीज होता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है. ये कार्बन है, अगर हाइड्राइड द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स. अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ये ग्रुप 4 एलिमेंट्स है, ग्रुप 4. अगर आप देखें ये ग्रुप 4 एलिमेंट है, ये ग्रुप 5 एलिमेंट है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है. यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे, और ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है जो कि फ्लोरीन है. तो यहाँ पे जो है ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन. तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एनी अदर एलिमेंट इज नोन एज इसको हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं, ये जो है बॉन्ड लेंथ डिस्क्राइब होता है. देखिए
यहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है, और यहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। सो अगर मैं यहां पे लिखूं तो बॉन्ड लेंथ वाइज तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर देन द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन द FH जो है यहां पे होगा। तो ये किसका ट्रेंड है? ये बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड है, बॉन्ड लेंथ का। इससे पहले मैंने बॉन्ड एनर्जी की बात की है, तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड की बात करता हूं तो यहां पे FH बॉन्ड जिसको HF भी कहते हैं, ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देन द OH बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देन द NH बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देन द CH बॉन्ड। तो सबसे लीस्ट जो है, तो जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, जहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड इस जो है, अगर आप ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 7 तक जाते हैं तो यहां पे इनके लिए बॉन्ड एनर्जी का जो ट्रेंड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइंड न्यूक्लियर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। अगर मैं यहां पे लिख दूं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जो है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में 120 पाइकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, यहां पे 132 पाइकोमीटर है, 134 पाइकोमीटर, यहां पे 154 पाइकोमीटर है। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अगर आप लोग देखें यहां पे ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिर देखना है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ये है और यहां पे, तो इन केस में बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है लेकिन यहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगा, फिर उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ होगा, और फिर उसमें जो है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो अगर आप लोग देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर बॉन्ड ऑर्डर को देखें तो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ जो है आप लोगों के पास सबसे क्या होगा, वो कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, लेकिन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। ये अगर आप लोग देखें तो ये इसका एक अनदर फैक्टर है जिसको हम यहां पे साइज ऑफ एटम। अगर तो थर्ड वन ये है कि साइज ऑफ एटम जितना स्मॉल होगा, एटम जितना स्मॉल होता है, जितना इंक्रीज होता है, साइज ऑफ एटम जितना इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होता है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड लेंथ। अगर आप लोग देखें तो यहां पे मैं एक्सप्रेशन करता हूं, ये फ्लोरीन फ्लोरीन है, ये क्लोरीन क्लोरीन, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ ये आयोडीन, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आयोडीन में, सबसे लीस्ट बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन में। अगर आप लोग कार्बन कार्बन को देखें, सिलिकॉन सिलिकॉन को देखें, यहां पे जर्मीनियम जर्मीनियम के बॉन्ड लेंथ को देखें, तो जितना मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हूं साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करता हूं तो बॉन्ड लेंथ, तो यहां पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, फ्रॉम बॉटम टू टॉप बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। तो ये जो है साइज ऑफ द एटम है। द फोर्थ पॉइंट ये है एस कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल वही है कि अगर आप लोग देखें एस कैरेक्टर, यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये 25% एस कैरेक्टर है, यहां पे 33% एस कैरेक्टर है, और यहां पे जो है 50% एस कैरेक्टर है। तो जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते हैं। तो बॉन्ड लेंथ और एस कैरेक्टर का इनवर्स रिलेशन है। एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होते हैं बॉन्ड लेंथ जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये डिक्रीज होता है। तो ये एक जनरल स्केच है द बॉन्ड लेंथ के बारे में कि बॉन्ड लेंथ को आप लोगों ने किस तरह जो है जहन में रखना है, साइज ऑफ द एटम को देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, बॉन्ड ऑर्डर को देखना है, इन सारी चीजों को आप लोगों ने जो है देखना है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है अगर मैं यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल करता हूं दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई। अच्छा व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट रेडियाई? कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसका अगर हम हाफ लेते हैं तो हाफ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, हाफ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ जो होता है इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई। लेकिन फॉर अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो हाफ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और फॉर अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, homoatomic molecule is known as a covalent radii. Half of covalent bond for a homoatomic molecule is known as covalent radii. अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन
will be equal to bond length of chlorine hydrogen. Bond length of hydrogen, ठीक है, डिवाइड बाय 2. द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, मैंने अभी यहां पे लिखा है, दैट इज इक्वल टू 74 पाइकोमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 37 पाइकोमीटर. इसकी कोवेलेंट रेडियाई है. द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन. बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन divided by 2 is equal to 154 picometer divided by 2 is equal to 77 picometer के बराबर है. तो अगर यहां पे देखिए कोवेलेंट रेडियाई जो है सिलिकॉन का, कोवेलेंट रेडियाई सिलिकॉन का, सिलिकॉन, तो ये 236 इसका बॉन्ड लेंथ है डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 118 पाइकोमीटर के बराबर है. 118 पाइकोमीटर के बराबर है. अगर मैं यहां पे लिख दूं कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन इज 77 पाइकोमीटर. द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पाइकोमीटर. तो मैं इन दोनों को सम करता हूं, इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 114 पाइकोमीटर. ये मैंने कैलकुलेट की है. मैंने क्या की है? कैलकुलेशन की है, कैलकुलेटेड वैल्यू है. जब मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ इसकी कंपैरिजन करता हूं तो मैं बॉन्ड लेंथ को मेजर करता हूं और एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन करता हूं. ये कैलकुलेशन मैंने किया है. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली जो है इट इज डिटरमिन्ड बाय XRD टेक्निक. बॉन्ड लेंथ XRD, तो एक्सपेरिमेंटली जो है वी हैव टू डिटरमिन बाय XRD. इट वाज फाउंड दैट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अप्रॉक्सिमेटली इक्विवेलेंट टू 110 पाइकोमीटर के बराबर है. आप देखें यहां पे 114 पाइकोमीटर और यहां पे एक्सपेरिमेंटल 110 है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्मॉलर है और यहां पे कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है. तो इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये ज्यादा है. So calculated value is greater than the experimental value, while in case of bond experimental value is greater than the. No, the reason is क्या है? The reason यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है जिसपे दो न्यूक्लियर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइंड न्यूक्लियर इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है. और यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को हमने इग्नोर किया है तो 114 पाइकोमीटर के बराबर आ रहा है. No, it is यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब पहुंच रहा है. That's why bond length is also described as a additive property. इसको additive property भी describe करते हैं. Now bond length is also described as a additive property. इसको additive property से भी क्या करते हैं? describe करते हैं bond length को. तो अगर आप लोग देखें तो ये एक additive property है. अच्छा, फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे HCl की बात करता हूँ तो ये HCl है. तो the covalent radii of hydrogen is equal to 37 picometer. ये 37 picometer के बराबर है. The covalent radii of chlorine is equal to 99 picometer. तो covalent radii of chlorine will be equal to the bond length 198 picometer divided by 2 is equal to 99 picometer के बराबर है. इन दोनों का जो समअप है that will be equal to 136 picometer के बराबर है. ये मैंने कैलकुलेशन की है. ये मैंने क्या की है कैलकुलेशन. जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू राउंड अबाउट 127 या 126 पाइकोमीटर इसके बराबर होता है. इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो यहां पे ये 10 आ रहा है. 10 डिफरेंस है. 10 डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है. बॉन्ड एनर्जी में 274, 255 बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था. इसलिए जो है ये 10 डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब पहुंच रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के क्या है, यहां पे ये करीब पहुंच गए. अगर आप लोग देखें तो मैं फिर यहां पे HF है, यहां पे जो है HCl है, यहां पे HBr है और यहां पे अगर आप लोग देखें HI जो है यहां पे आप लोगों के पास है. प्लीज आप लोग देखें यहां पे ये टेबल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू और यहां पे जो है इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं. तो मेरे ख्याल में दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. हमने ऑलरेडी इस पे जो है एक पॉइंट दिया है और वो पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और यहां पे इनके कैलकुलेटेड वैल्यू में इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो यहां पे डिफरेंस भी ज्यादा है, 16 का डिफरेंस आता है.
तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 92 है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 108 इसकी वैल्यू आती है। तो अगर आप इन दोनों के डिफरेंस को देखें, यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है 126 है, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज 137 जो है या 136 जो है, राउंड अबाउट 136 इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आता है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बिल्कुल द सेम सिचुएशन इज हियर, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 का डिफरेंस वापस आ जाता है। तो खैर ये जो है अगर आप देखें तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है वहां पे द एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस एंड कैलकुलेटेड में जो है डिफरेंस भी 16 है। 16 इज नॉट सो मच बिग जो है डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो है ये ज्यादा है। जहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगा वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। जहां पे बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल जो है मोर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होगा, उसको हम जो है थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें बॉन्ड लेंथ के बारे में जो है एक जनरल जो है स्केच है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो आयोनिक कैरेक्टर एक अनदर टॉपिक है और इस आयोनिक कैरेक्टर की डिस्कशन करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कशन करता हूँ कि ये मेरे पास ए बी के साथ बॉन्डेड है, ए बी के साथ बॉन्डेड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए क्रॉस ए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रॉस बी से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स और ये एक्स जो है क्रॉस ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और ये क्रॉस बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये एक जनरल जो है एक थ्योरेटिकल आइडिया है। अगर ये क्रॉस ए और क्रॉस बी के दरमियान जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस अगर ये जीरो हो, अगर ये जीरो हो तो हम एक थ्योरेटिकल आइडिया लेते हैं कि दिस बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% कोवेलेंट इन नेचर, ये कोवेलेंट इन नेचर होगा और यहां पे 0% पोलर कैरेक्टर्स होंगे, 0% आयोनिक मींस पोलर कैरेक्टर होंगे। नो द कंपाउंड हैव 0% आयोनिक कैरेक्टर एंड 100% जो है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है यहां पे डिस्क्राइब होंगे। अगर आप लोग देखिए मैं यहां से एक एग्जांपल से, तो लेट्स सपोज एक क्लोरीन एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो जीरो ही होगा। तो 100% कोवेलेंट होगा एंड देयर विल बी नो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें कोई होगा। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज अगर ये क्रॉस ए है और ये क्रॉस बी है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, यहां पे ये 2.1 है, दोनों में डिफरेंस 0.4 है। तो ये जनरल जो है इन्होंने कैलकुलेशन की है कि अगर 0.4 हो तो यहां पे जो है 91% इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और 9% इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। 9% का मतलब है पोलर कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर का मतलब यहां पे पोलर कैरेक्टर आ जाएंगे। अगर यहां पे क्रॉस ए माइनस क्रॉस बी का ये जो डिफरेंस है अगर हम इस तरह डिस्क्राइब करें कि ये 0.4 है और यहां पे ये एक्सटेंड हो जाए 0.7 तक, अगर ये एक्सटेंड हो जाए 0.7 तक तो यहां पे जो है 85% ये होंगे और ये 15% इसमें जो है आयोनिक कैरेक्टर होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है कम हो रहे हैं, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप लोग देखें, अगर आप लोगों के पास एक दो न्यूक्लियाई है क्रॉस ए माइनस क्रॉस बी और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इज 1.4 हो, अगर ये जो है लेट्स सपोज ये इंक्रीज हो जाए 1.4 जो है चला जाए, तो यहां पे जो है अगर आप देखें तो इस केस पे जब हम डिस्कशन करते हैं तो यहां पे 21% जो है आप लोगों के पास क्या है 21% यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है राउंड अबाउट 39% जो है इसमें क्या होते हैं आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं और यहां पे जो है अगर आप देखें तो 61% इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। अगर हम यहां पे जो है क्रॉस ए और क्रॉस बी के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं मतलब ये 1.7 पे चला जाए तो यहां पे 50% आयोनिक कैरेक्टर एंड 50% जो है ये कोवेलेंट कैरेक्टर जो है। मैं यहां पे एक और पॉइंट को थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहता हूं और वो इंक्लूजन जो है कि 0.9 इसमें आ जाए, तो मैंने थोड़ा सा जो है इसमें एक पॉइंट को ऐड करना है और ये जो है 0.1 एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे ऐड कर रहा हूं कि अगर ये 0.9 हो, अगर ये क्या हो 0.9 तक हो, 0.9 हो, यहां पे 0.7 है और यहां पे ये 0.9 जो है इसको अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये 0.9 है तो 0.9 तो ये 15% से एक्सीड होके 21% पे चले जाते हैं और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये एक्सीड होते हैं 79%। तो प्लीज आप थोड़ा सा इसकी करेक्शन करें, 1.4 हो तो 1.4 में जो है ये 39% आ जाते हैं और ये जो है आप लोगों के पास 61% आ जाते हैं। अगर ये क्रॉस ए और माइनस क्रॉस बी जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई 1.7 हो तो यहाँ पे 50% कोवेलेंट कैरेक्टर 50% आयोनिक कैरेक्टर्स है। अगर ये क्रॉस ए
और क्रॉस बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड इज ग्रेटर देन 1.7 हो, लेट्स सपोज मैं 2.4 लिख देता हूं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये बहुत ज्यादा जो इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये 1.7 मैंने डबल कर दिया, तो ये राउंड अबाउट आप लोगों के पास 75% इसमें आयनिक हो जाते हैं, 25% इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 2.8 पे चला जाए क्रॉस ए माइनस क्रॉस बी, अगर ये डिफरेंस यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पे जो है 11% कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे 89%, और अगर ये डिफरेंस जो है क्रॉस ए माइनस क्रॉस बी जो है ये 3 के बराबर हो जाए राउंड अबाउट, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे 0% कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और 100% जो है ये आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई जितनी इंक्रीज होते हैं, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कम होते हैं। और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई डिक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर कम होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं, मींस पोलर कैरेक्टर्स कम होते हैं और नॉन पोलर कैरेक्टर। आप लोगों के बुक में जो पॉइंट लिखा है वो ये है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इज greater than 0 and lesser than 0.9, the bond is considered to be non-polar covalent bond. The bond is considered to be a non-polar. If the electronegativity difference between the two combined nuclei is greater than the 0.9 and lesser than 1.7, so then the bond is considered to be polar covalent bond with some ionic character, polar covalent bond with some ionic character. And if it is greater than 1.7, अगर ये 7 से ज्यादा हो, so the bond is considered to be ionic in nature. ये bond क्या डिस्क्राइब किया जाएगा? Ionic in nature डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस रेंज में हो तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। अगर ये 0.9 और 1.7 के 0.9 से अबव और 1.7 से बिलो, तो ये जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर ये 1.7 और 3 के दरमियान हो तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज आयनिक इन नेचर। द बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी आयनिक इन नेचर विद जो है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि जस्ट ओनली जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पे जो है आयनिक कैरेक्टर्स होंगे, और जहां पे जो है आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना कम होगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है ये ज्यादा डिस्क्राइब होंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखिए। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे है, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ, देखें कि ये कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन हाइड्रोजन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर? हाइड्रोफ्लोरीन में, देन हाइड्रो ऑक्सीजन में, देन हाइड्रो नाइट्रोजन में, और कार्बन हाइड्रोजन में आयनिक कैरेक्टर बहुत ही लीस्ट होंगे। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे होंगे और सबसे लीस्ट जो है यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप HCl को देखें, अगर ये क्लोरीन तो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम। अगर आप OH को देखें, एसिड यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम। अगर आप NH को देखें तो यहाँ पे ये pH यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होती है? वो कम होती है। तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो जो है क्या होंगे? वो डिक्रीज की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, प्लीज आप लोग इसको भी ज़हन में रखें। और ये जो है आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, एक और टॉपिक है जिसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं डायपोल मूवमेंट को। एक अदर टॉपिक है दैट इज नोन एज डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट को जो है डिस्कशन करते हैं। डायपोल मूवमेंट क्या है? इट इज एक्सप्रेस बाय न्यू बार से इसको एक्सप्रेशन करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो है, नाउ दिस द कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू फाइंड द क्वांटिटेटिव चार्ज सेपरेशन, क्वांटिटेटिव चार्ज सेपरेशन ऑफ, और से देखिए ऑफ आयंस की जो है क्वांटिटेटिव चार्ज सेपरेशन इन मॉलिक्यूल्स जो है। अगर आप लोग देखें तो इन मॉलिक्यूल्स, द क्वांटिटेटिव मींस द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में द अमाउंट ऑफ चार्ज सेपरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहते हैं? डायपोल मूवमेंट यूज करते हैं। मॉलिक्यूल में द क्वांटिटी ऑफ चार्ज को सेपरेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम डायपोल मूवमेंट करते हैं। तो डायपोल मूवमेंट एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम द क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेपरेशन इन मॉलिक्यूल डिस्क्राइब करते हैं। तो ये डायपोल मूवमेंट है। ओके, डायपोल मूवमेंट कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डायपोल मूवमेंट। अगर मेरे पास ये A है और यहाँ पे ये B है, अगर आप देखिए ये B है और इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस जो है यहाँ पे जो डिस्टेंस है R क्या है? ये अगर आप लोग देखिए अ सिंगल एंगस्ट्रॉम के बराबर है। अ सिंगल एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻ जो है 10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻ जो है 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है।
एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट के दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 4.8 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के भी बराबर है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डायपोल में 4.8 × 10⁻10 ESU, और यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाइड 10⁻8 ये सेंटीमीटर है। तो 4.8 × 10⁻10 -8 ESU into सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो 4.8 × 10⁻18 ESU into सेंटीमीटर। Now this value is equal to, ये जो वैल्यू है तो this value is described जो है, अगर आप लोग देखें तो this value is equal to 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर is equal to a single डिवाइड के बराबर है। It is equal to 1 डिवाइड, ये 1 डिवाइड CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में ये जो है आप लोग प्लीज में रखें 1 ESU सेंटीमीटर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड, और ये 4.8, अगर ये देखें तो ये डिवाइड के बराबर है, तो 4.8 डिवाइड है, इसके लिए डायपोल मोमेंट डिस्क्राइब होगा। 4.8 डिवाइड है, इसके लिए क्या है, ये जो है इसके लिए क्या डिस्क्राइब किया जाएगा, ये इसका डायपोल मोमेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एक डिवाइड में 1 डिवाइड इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ESU, और यहाँ पे सेंटीमीटर 10 डिवाइड में कितने होंगे, कैन यू फाइंड इट। 100 डिवाइड में जो है हाउ मेनी जो है ESU into सेंटीमीटर, 1000 डिवाइड में जो है आप लोगों के पास कितने ESU into सेंटीमीटर, यू कैन इजीली फाइंड। इनको जो है फाइंड करना जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो, अगर आप लोग गौर से देखें तो ये आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें, अगर मैं इस आई सिस्टम में इसकी एक्सप्रेशन करता हूं, अगर मैं इस आई सिस्टम में इसको डिस्क्राइब करता हूं, तो यहां पे जो है ये अगर आप देखें तो ये डायपोल मोमेंट है, और ये क्यों इस आई सिस्टम में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज के बराबर है, मल्टीप्लाइड यहां पे मैंने एस आई सिस्टम में लेना है 10⁻10, और ये मीटर है, ये मीटर, ये जो है कूलम है, तो ये कूलम है और ये मीटर है, ये कूलम और ये जो है क्या है, यहां पे जो है ये मीटर है, ये कूलम और ये जो है ये मीटर है। तो अगर आप लोग देखें दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19, और यहां पे जो है 10⁻10 ये कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। 1.6 × 10⁻- जो है अगर आप देखें तो ये 29 कूलम, कूलम इंटू मीटर के बराबर है। तो ये सिंगल डिवाइड के लिए, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं सिंगल डायपोल इलेक्ट्रॉन के लिए डायपोल मोमेंट, अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूं 4.8 डिवाइड 1.6 × 10⁻29 कूलम इंटू मीटर, तो अ सिंगल डिवाइड में कितने कूलम इंटू मीटर होंगे, ये क्रॉस करें, अ सिंगल डिवाइड विल बी इक्वल टू 3.34 × 10⁻³ जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 34 कूलम इंटू मीटर जो है ये इसके बराबर होगा। तो ये एक डिवाइड में जो है अगर हम इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं तो ये आप लोग के पास की वैल्यू 3.34 × 10⁻³ सॉरी इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी करेक्शन करें, तो यहाँ पे -30 कूलम इंटू 10 जो है 10⁻³ कूलम इंटू मीटर, इसकी वैल्यू जो है अ सिंगल। तो 1 डिवाइड में इतने कूलम इंटू मीटर होते हैं, तो 10 में कितने कूलम इंटू मीटर होंगे, 100 में कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, 1000 में कितने होंगे, यू कैन फाइंड इट। आप लोग आसानी से जो है इंटर कन्वर्जन, तो ये यूनिट फैक्टर इंटर कन्वर्जन है, और ये जो है एस आई सिस्टम में, ये एस आई सिस्टम है और ये CGS सिस्टम में हमने जो इंटर कन्वर्जन की है, तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे हाउ वी हैव टू डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली द डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे 2 कंडेंसर लगा लेते हैं, 2 कंडेंसर हैं, एक कंडेंसर और यहाँ पे एक दूसरा कंडेंसर है, ठीक है। नो दे आर कनेक्टेड विद द, इसको जो है अगर हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, बैटरी के साथ, इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहाँ पे वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस डिटर्मिनेशन के लिए। लेट्स सपोज अगर मेरे पास फर्स्ट केस है और उसमें हम बैटरी को ऑफ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑफ रखते हैं, तो यहाँ पे एक डायपोलर स्पीशीज है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे तो ये रैंडमली ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये रैंडमली अरेंज होंगे बिटवीन दीज प्लेट्स,
इन प्लेट्स के दरमियान जो है ये रैंडमली जो है ये पार्टिकल क्या होंगे, ये अरेंज होंगे, ये बिल्कुल इस तरह रैंडमली होंगे। तो इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ हो तो यहां पे जो है ये पार्टिकल इन दो प्लेट्स के दरमियान जो है बिल्कुल रैंडमली अरेंज होंगे। ये क्या होंगे, ये रैंडमली अरेंज होंगे। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑन कर लेता हूं, तो अब जैसे ही ऑन कर लेता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये पार्टिकल जो है देखें कि यहां पे जो नेगेटिव प्लेट है इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहां पे एक टार्क इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां पे एक टार्क इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और टार्क इफेक्ट इस तरह होगा कि ये बी इसकी तरफ टिल्ट होगा, ये ए इसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अब ये बी और ये ए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये बी और यहां पे ये ए, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है यहां पे डेवलप हो जाएंगे। याद रखें, अगर यहां पे इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा डेवलप होता है, इट मींस यहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो यहां पे ये पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द जो है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप होता है क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है बैटरी की, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका ड्रॉप होगा। तो अगर मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ potential difference, then maximum polarity is present. Then the polarity is maximum. Then polarity is a maximum. तो फिर polarity maximum होगी। अगर less drop हो, अगर क्या हो, less drop of potential difference, less drop of potential difference हो, then the polarity is least. Polarity क्या होगी, वो least होगी। The least polarity will be described. And if there is no drop in potential difference between the plates, में कोई difference drop ही नहीं हो रहा है, it means no drop in potential difference, then the molecule is non-polar. Molecule is a non-polar. फिर ये molecule क्या होगा, non-polar होगा। Then the molecule is described as a non-polar. इसको जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन है, आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। द मैक्सिमम ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस, मोर पोलैरिटी, द लीस्ट ड्रॉप, सो द लेस पोलर, एंड इफ देयर इज नो ड्रॉप तो इट मींस द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है। अच्छा, एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो है लेट्स सपोज मैं स्टार्ट लेता हूँ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल से, कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज अगर आप लोग वो सुने, यहाँ पे जो है ये मैं एक्सप्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड है, तो बेरिलियम क्लोराइड में अगर आप देखें ये वेक्टर का जो समअप है ये नल वेक्टर होगा, क्योंकि इन दोनों का समअप, क्योंकि जितने टग ऑफ वार है, जितने फोर्सेस इस साइड से, जितने फोर्सेस सेम सेपरेशन यहाँ पे, सो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट इसका जीरो होगा, द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बिल्कुल ये भी टग ऑफ वाटर है, वार है, टग ऑफ वार, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो है इसके लिए बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल डायपोल मूवमेंट, मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी नॉन पोलर। आप क्या करें, एक लाइन ड्रा करें इस तरह, इफ इट प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट मिरर इमेजेस तो द मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप लोग देखें, यहां से एक लाइन ड्रा करें, एग्जैक्ट मिरर इमेज, यहां से एक लाइन ड्रा करें, एग्जैक्ट मिरर इमेज, यहां से एक लाइन ड्रा करें, एग्जैक्ट मिरर इमेज, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, जीरो डायपोल मूवमेंट है। बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, यहां से लाइन ड्रा करें, यहां से लाइन ड्रा करें, यहां से लाइन ड्रा करें, द मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मूवमेंट, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। Now it is described as a non-polar molecule, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर आप लोग देखें ये जो है मैं एक्सप्रेशन करता हूं कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये लीनियर ज्योमेट्री और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की बात की है। अगर आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को देखें, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ये मॉलिक्यूल क्या है, ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल है, और इसकी पोलरिटी, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो मॉलिक्यूल इज पोलर। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये स्टेनस क्लोराइड है, इसके साथ जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द मॉलिक्यूल इज पोलर, बेंड जो है इसकी ज्योमेट्री है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये पोलर है, जिसके साथ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जर्मीनियम क्लोराइड है,
तो जर्मीनियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जीरो नहीं होगा, मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी पोलर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल पोलर कंसिडर किया जाए। अगर आप लोग देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट है, यहाँ पे जो है इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट है और इसका 1.7 जो है इसका डायपोल मूवमेंट डिवाइड जो है इसका जो है क्या है डायपोल मूवमेंट है, ये जीरो नहीं है। अमोनिया मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे NF3 है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन का अब बॉन्ड मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, नॉट फ्रॉम द नाइट्रोजन से। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोज होंगे तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कम हो जाता है। प्लीज ये याद रखें डायपोल मूवमेंट इसका लो है, NF3 का डायपोल मूवमेंट लो है और वहां पे जो है अमोनिया का, अमोनिया इज मोर पोलर देन NF3, अमोनिया इज मोर पोलर देन द NF3। ये NF3 से क्या होता है, ये मोर पोलर होता है। अगर आप लोग देखें तो ये कंपाउंड इज मोर पोलर, इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है और यहाँ पे जो है ये CH2Cl2 से भी ज्यादा है और ये CHCl3 से भी ज्यादा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये नॉन पोलर है, तो डायपोल मूवमेंट इसका ज्यादा, इसका जो है का और यहाँ पे इसका ज्यादा, सब वो इसका डायपोल मूवमेंट क्या है, जीरो है, इसका जीरो है, इसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, ये जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन सबसे लीस्ट जो है यहाँ पे क्योंकि इस मॉलिक्यूल में साइमेट्री है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल हैव एग्जैक्ट मिरर इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, साइमेट्री है। तो जिन मॉलिक्यूल में बॉन्ड साइमेट्री हो वो मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर डिस्क्राइब होते हैं, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर डिस्क्राइब है। सिस ट्रांस आइसोमर, ये क्लोरो है तो सिस आइसोमर है, क्लोरो E3 है, क्लोरीन ऑन द बोथ साइड द सेम साइड है, क्लोरो E3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है बॉन्ड मूवमेंट, तो ये जो है नेट डायपोल मूवमेंट है। तो ये अगर आप लोग देखिए E3 मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो ये E3 मॉलिक्यूल जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये क्लोरो जो है सिस आइसोमर, तो सिस डायाक्लोरो E3 जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन इसका जो ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर जो इसका है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करता है, इसी के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं, 180 एंगल पे होते हैं। तो ट्रांस आइसोमर जो है, ट्रांस आइसोमर दे आर नॉन पोलर, ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होता है और इसका डायपोल मूवमेंट जीरो के बराबर, इसका डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर है और ये जीरो के बराबर है। तो आप लोगों ने प्लीज देखें कि यहाँ पे जो है डायपोल मूवमेंट जो है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अगर आप लोग गौर से देखें, मैं एक कंपाउंड को डिस्कशन करता हूं कि ये बेंजीन और यहाँ पे क्लोरीन है, बिल्कुल इसका जो है डायपोल मूवमेंट जो है ये जीरो के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे ये क्लोरीन इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, लेकिन अगर ये पैराडाई सब्स्टिट्यूट हो तो अब इसका है, इसका डायपोल मूवमेंट तो पैराडाई सब्स्टिट्यूटेड जो है ये नॉन पोलर होगा, लेकिन होमो डायटोमिक हो, मतलब सिमिलर एटम का सब्स्टिट्यूशन हो, तो ये क्या होगा, ये आप लोगों के पास, तो प्लीज आप लोग ज़हन में रखें इसका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। तो ये जीरो है, यहां पे ये पोलर है, यहां पे जो है ये पोलर होगा। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे जो है मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्लोरीन, इसका डायपोल मूवमेंट है, ये पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मूवमेंट इसका जीरो नहीं है, यहां पे जो है इसका डायपोल मूवमेंट जो है ये जीरो नहीं है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, और इसका पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो है, तो अगर डिसिमिलर हो तो डेफिनेटली इसके सारे आइसोमर, तीनों आइसोमर जो है वो पोलर होंगे। तो इनका जो है जितने भी आप लोगों के पास आइसोमर्स होंगे या आप लोगों के पास, तो इसमें साइमेट्री है, तो ये हाफ इस हाफ का एग्जैक्ट मिरर इमेज आ रहा है। इसी वजह से जो है अगर आप देखें तो, लेकिन ये आप लोगों के पास क्या है, ये मॉलिक्यूल, तो दिस मॉलिक्यूल में जो है इन सब का डायपोल मूवमेंट जो है आप लोगों के पास प्रेजेंट होगा, तो ये आप लोगों ने प्लीज ज़हन में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे लेट सपोज एल्डिहाइड्स और कीटोन को देखें, तो ये एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स आर पोलर, ये पोलर है, डायपोल मूवमेंट इसका है, कीटोन्स आर पोलर, तो कीटोन्स जो है अगर आप लोग देखें तो कीटोन्स का डायपोल मूवमेंट है, ये कार्बन नेगेटिव, और ये तो जो पॉजिटिव होगा क्रॉस टेल से एक्सप्रेस करते हैं और जो नेगेटिव है तो उसकी तरफ जो है हेड ऑफ द एरो जो है उसकी तरफ आ जाता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो जनरल जो है इसकी एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब द आयोनिक कैरेक्टर्स, के आयोनिक कैरेक्टर जो है किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट जो कि एक्सपेरिमेंटल है, डिवाइड बाय, प्लीज याद रखें, आयोनिक डायपोल मूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है
कि द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय आयनिक डायपोल मोमेंट इज नोन इज, इसको हम आयनिक कैरेक्टर से डिस्क्राइब करते हैं। ये आयनिक कैरेक्टर्स हैं। अगर आप लोग देखें यहां पे जो है इसके पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कि लेट सपोज हायर कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF। कैलकुलेट करें, किस चीज को कैलकुलेट करें? कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर, द आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF बॉन्ड, हाइड्रोफ्लोरिक बॉन्ड। HF बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करें। तो अगर मैं HF बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करता हूं, मुझे दो इंफॉर्मेशन होना मस्ट, ये मुझे गिवन होंगे। एक तो मुझे R की वैल्यू बॉन्ड लेंथ दैट इज इक्वल टू 0.92 जो है ये एंगस्ट्रम के बराबर है, ये बॉन्ड लेंथ मुझे गिवन होगा। सेकंड पॉइंट ये है जो मुझे गिवन होगा, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट मुझे गिवन होगा। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट जो एक्सपेरिमेंटल है 1.97 डिबाई के बराबर, ये मुझे गिवन हो। ये दो वैल्यू अगर मुझे गिवन हो, वी कैन इजीली फाइंड द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। इस बॉन्ड की जो है, तो मुझे ये दो वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू R की नॉन हो, दूसरा ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट के, तो वी कैन इजीली फाइंड द आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर अब मैंने क्या करना है कि लेट सपोज करता हूं कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, और यही इलेक्ट्रॉन जो है गैसियस स्टेट में फ्लोरीन ने गेन कर लिया, फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ये जो HF है ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं, तो यहां पे आयनिक बॉन्ड H और F जो है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है हाइड्रोजन, और फ्लोरीन ने गेन किया है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में और फ्लोरीन गैसियस स्टेट में कंबाइन होते हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये आयनिक 100% आयनिक है। ये 100% आयनिक बॉन्ड जो है अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये 100% आयनिक बॉन्ड है। अगर आप लोग देखें तो इस 100% आयनिक बॉन्ड जिसमें मैंने ये जनरली मैं सपोज कर रहा हूं, मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करिए, आल्दो इस तरह नहीं होता है, लेकिन हम यहां पे कैलकुलेशन की तरफ आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल आइडिया लेते हैं। तो अब क्या होगा कि यहां पे जो डायपोल मोमेंट है, आयनिक डायपोल मोमेंट, आयनिक डायपोल मोमेंट, इसको फाइंड करना है, तो यहां पे चार्ज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू R, चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, क्रॉस प्रोडक्ट विद यहां पे इतना जो है डिफरेंस R है, ये 0.92 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4.8 मल्टीप्लाइड 0.92, इट इज इंटू 10⁻10⁻8 ESU इंटू सेंटीमीटर, ये पूरे में मीटर नहीं, सेंटीमीटर है। Now this value is equal to 4.8 multiplied 0.92, it is equal to 4.4, और यहां पे ये 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, वी नो दैट, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इट इज आल्सो इक्वल टू 1 डिबाई के बराबर है। कैन वी राइट 4.4, इसकी जगह जो है मैं लिख दूं डिबाई, इसकी जगह क्या लिखूं, डिबाई। तो आयनिक डायपोल मोमेंट फॉर द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज 4.4 डिबाई, और ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ये है। तो व्हाट्स विल बी द आयनिक कैरेक्टर? द आयनिक कैरेक्टर विल बी ऑब्जर्व 1.97 डिबाई डिवाइड बाय 4.4 डिबाई मल्टीप्लाइड बाय 100। इन दोनों का रेशियो निकालें, you will get round about 44.5%, 100 के साथ मल्टीप्लाइड है। इट मीन्स कि यहां पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के जो बॉन्ड है इसमें 44.5% आयनिक कैरेक्टर्स हैं, तो 46.5 इसमें जो है क्या होंगे, 55.5 जो इसमें क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये 44.5% है इसमें आयनिक कैरेक्टर्स हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में 44.5% है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 18% है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड में अगर आप लोग देखें तो 11% है, और हाइड्रो आयोडिक एसिड में 7% है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइंड न्यूक्लियाई डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज की तरफ, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये मैथमेटिकल फॉर्म भी डायरेक्टली पेपर में प्रेजेंट है कि कौन से मैथमेटिकल फार्मूले के जरिए हम क्या करते हैं, आयनिक कैरेक्टर
फॉर डायपोल मोमेंट जो है इसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में जो है इस टॉपिक में डायपोल मोमेंट में जितनी भी बातें हमने की हैं वो हमने यहाँ पे क्लियर की हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी है। तो आपको पता है कि पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये जो है आमतौर पे आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन जो है सोल्यूशन में मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेकंड पॉइंट जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव, तो आयनिक कंपाउंड इन सोल्यूशन फॉर्म में मोर रिएक्टिव होते हैं देन द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन द नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शन बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये डायरेक्शन बॉन्ड होते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है अगर आप थोड़ा सा देखें तो नॉन डायरेक्शन, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या मतलब है कि ये सोडियम आयन है और यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होता। जहां पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होता वो बॉन्ड जो है अगर आप लोग देखें तो वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। उसको जो है यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये अगर आप लोग देखें तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, तो हम इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है और यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप सिर्फ स्पेस इंटरेक्शन होते हैं। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड में एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है ये नॉन डायरेक्शनल है। कोवेलेंट बॉन्ड में एस ऑर्बिटल की, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है तो स्फीयर जो है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड जो है क्रिएट करता है। तो ये एक जनरल आइडिया है और आप लोग प्लीज़ इनको ज़हन में रखें और इसको थोड़ा सा रीड करें, इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।